हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबी यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 का पेपर 4 का सेशन जिनका कि 2022 से 25 है ना, उनका एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने वाले हैं। जब हम सजेशन अपलोड किए थे 22 से 25 वालों के लिए ना, तो पेपर 4 में जो भी इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन बताए हुए थे ना, उन सारे एक्सप्लेनेशन को आज वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। पेपर 4 में अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो 8 3 जा 24 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन आता है आपके सिलेबस में। मतलब पेपर 4 के सिलेबस में जो है ना, 4 बुक दिया हुआ है, तो चारों बुक से दो दो एक्सप्लेनेशन आता है। फॉर एग्जांपल, पहला है प्रोज डाउन द एजेस, तो उससे भी 2 एक्सप्लेनेशन आता है। दूसरा है प्राइड एंड प्रेजुडिस, उससे भी 2 एक्सप्लेनेशन आता है। द ओल्ड मैन एंड द सी से भी 2 एक्सप्लेनेशन आता है। उसके बाद द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से भी 2 एक्सप्लेनेशन आता है। आपको बट सॉल्व जो है कोई 3 बुक का करना है और सबसे एक एक करना है। मतलब जो मैच के सजेशन के अकॉर्डिंग है, जिसको आप प्रिपेयर करके गए हो ना, बस 3 एक्सप्लेनेशन सॉल्व करना है। तीनों अलग अलग बुक का होना चाहिए। ऐसा नहीं कर देना कि द ओल्ड मैन एंड द सी का ही दोनों एक्सप्लेनेशन सॉल्व कर देना, नहीं, एक बुक से एक ही एक्सप्लेनेशन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन हम सॉल्व कर रखे हैं वो प्रोज डाउन द एजेस से है। प्रोज डाउन द एजेस से हम 3 एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट बता रखे हैं। और ये जो नोट्स है ना, लगभग 18 पेज का नोट्स है। तो आप लोग को पता होगा कि 1 में से जो है सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड है। तो ये अगर एक्सप्लेनेशन वाले टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप 30 रुपीज़ पेड करके ले सकते हो पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो कि हम प्रोज डाउन द एजेस से इंपॉर्टेंट बताए थे वो इस तरीके से शुरू है, रीडिंग मेक थे फुल मैन करके। तो इस तरीके का लाइन आ जाए ना, तो आप समझ जाना कि ये जो लाइन रीडिंग वाला है, या फिर कोई स्टडी से रिलेटेड कोई भी लाइन आ जाए तो वो समझ जाना कि वो ऑफ स्टडी से लिया गया है। आप लोग के सिलेबस में है ऑफ स्टडीज, तो उसका जो रेफरेंस वाला सेक्शन है वो इस तरीके से लिखना है। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम फ्रांसिस बैकन एसे ऑफ स्टडीज की। जो पंक्तियां ली गई है फ्रांसिस बैकन की एसे ऑफ स्टडीज से ली गई है। इन दिस एसे, इस एसे में बैकन टेल्स अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टडीज। बैकन जो है हम लोग को फायदा और क्या नुकसान होता है स्टडीज का, दोनों के बारे में बताए हुए हैं। बैकन डज नॉट ओनली टॉक अबाउट बुकिश नॉलेज, और बैकन जो है इस ऐसे में सिर्फ बुकिश नॉलेज इट मीन्स किताबी ज्ञान के बारे में बात नहीं करते, बट ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट, बल्कि इस चीज़ पे भी जोर डालते हैं, इसकी भी व्याख्या करते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस, कि एक्सपीरियंस का इट मीन्स अनुभव का क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा महत्व है। विदाउट एक्सपीरियंस, और बिना एक्सपीरियंस के, बिना अनुभव के, स्टडीज कैन नॉट हेल्प टू ए पर्सन। स्टडी भी जो है वो किसी इंसान की मदद नहीं कर सकती है बिना एक्सपीरियंस के। ठीक है, तो एक्सपीरियंस होना भी कितना ज़रूरी है, इस बारे में भी वो ऑफ स्टडीज़ में बात कर रखे हैं। तो ऑफ स्टडीज से कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए तो सेम आप ये रेफरेंस वाला सेक्शन लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन। कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, दिस लाइन्स डील्स विद द बेनिफिट्स ऑफ स्टडीज फॉर द इंडिविजुअल्स इन देयर डेली लाइफ्स। कि हर इंसान के, इंडिविजुअल इट मीन्स हो जाता है जो हर व्यक्ति होता है, तो उसके डेली लाइफ में कितना ज़्यादा स्टडी का महत्व है ना, उस चीज़ को बताया गया है इन लाइन्स के जरिए। बैकन ट्राइज टू कन्वे हाउ द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडीज। बैकन यहाँ पे कोशिश करते हैं ये बताने की जो स्टडीज़ का 3 एस्पेक्ट है, इट मीन्स स्टडी का 3 पहलू है, जिसमें कि शामिल है रीडिंग, राइटिंग एंड डिस्कशन, प्ले ए वाइटल रोल इन लीडिंग मैन टुवर्ड्स परफेक्शन। कि कैसे ये तीनों चीज़ ना एक इंसान को, एक मैन इट मीन्स मनुष्य को, मानव को परफेक्शन की तरफ ले जाता है, इट मीन्स उसको पूर्ण करता है, कैसे उसमें पूर्णता लाता है। तो उस चीज़ को दिखाने की कोशिश की गई है इन लाइन्स के जरिए। अब एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आता है। थ्रू अबव मेंशन लाइन्स, ऊपर मेंशन किए गए लाइन्स के जरिए बैकन टेल्स अस, हम लोग को बताते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, कॉन्फ्रेंस एंड राइटिंग इन ह्यूमन लाइफ। के इंसान के जीवन में रीडिंग करने का, कॉन्फ्रेंस इट मीन्स हो जाता है कुछ डिस्कस करने का, बातचीत करने का, और राइटिंग इट मीन्स लिखने का कितना ज़्यादा महत्व है एक इंसान के जीवन में, उसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट बैकन टॉक अबाउट रीडिंग ए बुक इन आवर फ्री टाइम एटलीस्ट 1 आवर इन ए डे। बैकन का कहना है कि हर इंसान को, कोई भी इंसान हो ना, तो उसको अपने फ्री टाइम में कम से कम भी तो 1 घंटा बुक रीड करना ही चाहिए। मतलब 24 आवर में 1 घंटा कन्फर्म बुक रीडिंग करनी चाहिए। बुक आर, तो यहाँ पे बुक्स लिख देना, बुक्स आर द स्टोर हाउस ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड विजडम। बुक्स जो होती है, किताबें जो होती है ना, स्टोर हाउस होती है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं भंडार होता है ह्यूमन नॉलेज का, मानवीय ज्ञान का, और विजडम इट मीन्स बुद्धि का। द मैन हु नेवर ओपन्स ए बुक, एक ऐसा इंसान जो कि कभी बुक ओपन नहीं करता, हैज़ ए कंपैरेटिवली एम्प्टी माइंड, तो उसका माइंड जो होता है ना वो खाली सा हो जाता है। बट हु रीड्स बुक वाइडली एंड जुडिशियसली हैज़ ए फुल माइंड। और वही दूसरी तरफ जो इंसान डेली बुक पढ़ता है 1 आवर, तो उसके अंदर क्या होता है ना, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वो विवेकपूर्ण हो जाता है, उसके अंदर शांति आती है, विवेक आता है। बाय कन्फ्रेंस, अब कन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। बैकन मीन्स कन्फ्रेंस से बैकन का अर्थ है डिस्कशन, डिबेट। टू बी ए गुड डिबेटर, एक अच्छा डिबेटर होने के लिए, एक अच्छा संवाद
करता होने के लिए वन मस्ट हैव ए क्विक एंड रेडी माइंड। तो एक इंसान का माइंड क्या होना चाहिए? क्विक, तेज होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। इट मीन्स शार्प होना चाहिए। एक अच्छा डिबेटर होने के लिए किसी भी इंसान का माइंड जो है वो शार्प होना चाहिए। ही मस्ट बी एबल टू सी ए पॉइंट क्विकली, मतलब उसको इस योग होना चाहिए कि वो जो पॉइंट है, जो मेन चीज़ है ना, उसको वो तुरंत देख सके। टू थिंक क्विकली, उस पॉइंट के बारे में सोच सके। एंड टू हैव ए क्विक रिप्लाई टू आर्ग्यूमेंट, और जब वो डिबेट कर रहा हो तो उस आर्ग्यूमेंट में तुरंत क्विक रिप्लाई दे सके। तो ये तभी पॉसिबल है जब उसका माइंड शार्प होगा, माइंड तेज होगा, तभी ना कोई अच्छा इंसान कोई अच्छे टॉपिक पे डिबेट कर पाएगा। बाय राइटिंग मीन्स, अब यहाँ राइटिंग से अर्थ है नोट्स इन राइटिंग ऑफ व्हाट वी लर्न इन आवर रीडिंग, कि हम लोग जो भी रीड करते हैं ना उसका एक नोट्स बनाना चाहिए। इट मीन्स एक होता है ना कि शॉर्ट समरी, वो रेडी करना चाहिए जो भी हम लोग रीड करते हैं। वैन वी मेड ए नोट, और जब हम लोग नोट बनाते हैं ऑफ द डिटेल्स, सारे डिटेल्स का, वी मस्ट बी एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट। तो हम लोग क्या होते हैं? एक्यूरेट, सही, और एग्जैक्ट बिल्कुल उचित होते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब प्रोज डाउन द एजेस का हम लोग सेकेंड एक्सप्लेनेशन सॉल्व करते हैं, जो कि हम सजेशन में इंपॉर्टेंट बताए हुए हैं। वो इस तरीके से शुरू है, टू फिट मैन डेंटे डीप फायर्स करके। तो इसका जो रेफरेंस वाला सेक्शन है इस तरीके से स्टार्ट करना है। दिस प्रोजिक लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम डेंटे एंड शेक्सपियर, की ये जो प्रोजिक लाइन्स हैं वो डेंटे एंड शेक्सपियर से ली गई है। रिटन बाय थॉमस कार्लाइल, जिसको कि थॉमस कार्लाइल के द्वारा लिखा गया था। इन दिस वर्क कंसिस्टेड ऑफ 6 लेक्चर, और इस वर्क में ना 6 लेक्चर शामिल हैं। इन हिज थर्ड लेक्चर, अपने तीसरे लेक्चर में, इन दिस सीरीज, मतलब वो जो 6 लेक्चर का सीरीज है ना, तो उसमें जो तीसरा नंबर का जो लेक्चर है ना, उसमें द हीरो एज ए पोएट, जिसका कि नाम है द हीरो एज ए पोएट, कार्लाइल फोकस इनटू द लाइफ ऑफ डेंटे एंड शेक्सपियर। मतलब तीसरे नंबर के लेक्चर में कार्लाइल बात किए हुए हैं डेंटे एंड शेक्सपियर के बारे में। कार्लाइल पिक्स डेंटे एंड शेक्सपियर, कार्लाइल जो है चूज करते हैं डेंटे एंड शेक्सपियर को, नॉट बिकॉज ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ पोएट्री, उनके पोएट्री की ग्रेटनेस की वजह से नहीं, उनकी पोएट्री की महानता की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटनेस ऑफ लाइफ, मतलब उनके लाइफ में, मतलब जीवन में जो वो महान काम कर रखे हैं ना, तो उनकी लाइफ की ग्रेटनेस की वजह से जो कार्लाइल है ना, वो चूज करते हैं अपने लेक्चर्स में डेंटे और शेक्सपियर के बारे में डिस्कस करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आएगा। कॉन्टेक्स्ट में है इन दिस लाइन्स, कि इन लाइन्स में, इन पंक्तियों में, कार्लाइल टॉक्स अबाउट डेंटे एंड शेक्सपियर, कार्लाइल जो है बात करते हैं डेंटे एंड शेक्सपियर के बारे में। 2 ग्रेट लिटरेरी फिगर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि अंग्रेजी साहित्य के 2 महान लिटरेरी फिगर हैं। ही कंसिडर्स डेंटे ए हीरो, वो मानते हैं डेंटे को एक हीरो, बिकॉज हिज पोइट्री स्टिल इनकम्पासेस द यूनिवर्सल लेसन, क्योंकि उनकी जो पोइट्री है, उनकी जो कविता है ना, वो अभी भी यूनिवर्सल लेसन देती है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं सार्वभौमिक सबक देती है, कि उनके पोइट्री में अभी भी जो है वो सार्वभौमिक सबक शामिल है। शेक्सपियर टू हिम, और उनके लिए जो शेक्सपियर है, इज एन इटर्नल पोइट, वो एक इटर्नल पोइट है, शाश्वत पोइट है, मतलब ऐसे पोइट जो अमर हो, जिनकी मृत्यु ही ना हो, तो शेक्सपियर को इटर्नल पोइट बताए हुए हैं। वो गेन्स इज आर्ट, जो जिनको कि अपना आर्ट मीन्स कला प्राप्त हुआ है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ नेचर, नेचर के डेप्थ से, इट मीन्स नेचर की गहराई से। वो बात करते हैं कि शेक्सपियर जो है अपना कला को प्राप्त किए हुए नेचर की गहराई से, इट मीन्स नेचर से, प्रकृति से। ठीक है, नेक्स्ट जो है एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आएगा। एक्सप्लेनेशन में लिखना है, थ्रू अबव मेंशन लाइन, ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए, कार्लाइल सेज, कार्लाइल कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम होमर वाज ए ग्रेट ग्रीक पोएट एंड फिलोसफर, उनके अनुसार जो है होमर जो थे ना, वो ग्रीक के महान पोएट थे और फिलोसफर, इट मीन्स दार्शनिक थे। और शेक्सपियर एंड डेंटे वेयर अलाइक टू हिम, और वो बताते हैं कि शेक्सपियर और डेंटे जो है ना, वो बिल्कुल होमर की तरह है। इट मीन्स कार्लाइल जो है ना, शेक्सपियर और डेंटे का कंपैरिजन किए हुए हैं ग्रीक के महान पोएट होमर के साथ। डेंटे एंड शेक्सपियर वेयर क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स, इट मीन्स मानव को ना बड़े क्लोज, इट मीन्स नज़दीक से ऑब्जर्व किए हुए हैं दोनों, शेक्सपियर और डेंटे। इटली इज प्राउड ऑफ डेंटे फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, इटली जो है वो प्राउड फील करता है, गर्व का अनुभव करता है, जो योगदान डेंटे दे रखे हैं ना वर्ल्ड को लेकर, तो उस कॉन्ट्रीब्यूशन पे, उस योगदान पे इटली जो है, जहाँ पे जन्म हुआ था डेंटे का, उसके लिए प्राउड फील करता है। एंड सेम एज, और बिल्कुल उसी तरह, इंग्लैंड फील प्राउड इन प्रोड्यूसिंग ग्रेट ड्रामाटिस्ट लाइक शेक्सपियर, इंग्लैंड भी जो है वो प्राउड फील करता है कि वो प्रोड्यूस किया हुआ है, उत्पन्न किया हुआ है शेक्सपियर जैसे महान ड्रामाटिस्ट को। क्रिश्चियनिटी वॉज द मेन थीम ऑफ डेंटे डिवाइन कॉमेडी, डेंटे का जो काफ़ी फेमस वर्क है जिसके लिए वो मेनली जाने जाते हैं, डिवाइन कॉमेडी, तो उसका जो मेन थीम था ना, मेन विषय था, वो क्रिश्चियनिटी था। वाइल शेक्सपियर वॉज वेरी प्रैक्टिकल इन हिज अप्रोच, वहीं जो शेक्सपियर हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं अपने अप्रोच को लेके, अपने दृष्टिकोण को लेके। कार्लाइल सेज, कार्लाइल कहते हैं, शेक्सपियर हैज़ गिवन अस द प्रैक्टिस ऑफ बॉडी, कि जो शेक्सपियर है ना, वो हमें शरीर का अभ्यास दिए हुए हैं। वेयर एज
और वहीं जो डेंटे हैं, हैज़ गिवन अस द फेथ और सोल, ये जो हम लोग को दिए हुए हैं फेथ और सोल, इट मीन्स विश्वास या आत्मा दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बुक से ही लिया गया है, कार्लाइल यूज़ किए हुए थे अपने बुक में। तो यहाँ पे सेकेंड वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया प्रोज डाउन द एजेस का। अब सबसे आखिरी एक्सप्लेनेशन जो प्रोज डाउन द एज से हम इंपॉर्टेंट बताए थे वो इस तरीके से शुरू होगा, द एज ऑफ शिवलरी इज गॉन करके। तो आप सारा कुछ सेम लिख सकते हो। सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन आएगा, रेफरेंस में लिखना है दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम एन आर्टिकल, ये जो पंक्तियां एक आर्टिकल द एज ऑफ शिवलरी इज गॉन से ली गई है, रिटन बाय एडमंड ब्रुक, जिसको कि लिखा गया था एडमंड ब्रुक के द्वारा। इट इज़ अ श्रेड ऑफ एडमंड ब्रुक्स फेमस क्रिएशन, ये ना एक छोटा टुकड़ा हम लोग बोल सकते हैं या एक पार्ट है एडमंड ब्रुक के प्रसिद्ध रचना का, जिसका कि नाम है द रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, पब्लिश्ड इन 1790, जिसको कि 1790 में पब्लिश करवाया गया था। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन है, कॉन्टेक्स्ट में लिखना है दिस कोट इज ए स्कैदिंग क्रिटिक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, की ये जो कोट है या फिर ये जो लाइन है, पंक्ति है ना, वो एक स्कैदिंग इट मीन्स हो जाता है तीखा, क्रिटिक है, आलोचना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इट मीन्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन को ना, फ्रांसीसी क्रांति को इसमें ना इन लाइन्स के जरिए क्रिटिसाइज करने की, उसकी आलोचना करने की कोशिश की गई है। ब्रुक सॉ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज ए डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्स, ब्रुक जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति को देखते हैं एक खतरनाक और विनाशकारी फोर्स के रूप में। दिस कोट रिफ्लेक्ट्स हिज नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट, और ये जो कोट है ना, ये जो पंक्ति या फिर उद्धरण हम लोग बोल सकते हैं ना, ये उनके उदासी को दिखाता है पास्ट को लेके, अतीत को लेके, एंड हिज फियर ऑफ द चेंजेस स्वीपिंग अक्रॉस यूरोप, और साथ ही साथ उनके डर को भी दिखाता है कि यूरोप में आगे आने वाले समय में जो परिवर्तन होना है ना, तो उससे रिलेटेड डर को भी दिखाता है ये वाला जो कोट्स है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन, एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर लेते हैं। थ्रू अबव मेंशन कोट्स, ऊपर मेंशन किए गए कोट्स के जरिए ब्रुक आइडियलाइज्ड ए पास्ट एरा, ब्रुक जो है पास्ट एरा को आइडियलाइज करते हैं, अतीत के समय को अच्छा बताते हैं, आदर्श बताते हैं। द एज ऑफ शिवलरी कह के संबोधित करते हैं पास्ट एरा को, एज ए टाइम करेक्टराइज्ड बाय, मतलब ऐसे टाइम के रूप में हम बताते हैं जिसकी विशेषता थी कि नाइट्स वेयर बाउंड बाय ए कोड ऑफ ऑनर एंड करेज, की जो नाइट्स होते थे, जो योद्धा होते थे, जो शूरवीर होते थे ना, वो बंधे होते थे साहस और सम्मान से। ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी टू वंस किंग एंड शिवलरी वॉज सिनोनिम्स, वो बताते हैं कि पास्ट में क्या होता था ना कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस, इट मीन्स राजा के प्रति जो है ना निष्ठा होती थी और शौर्य का भावना होता था, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब राजा के प्रति निष्ठा की भावना और शौर्य का भावना जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल होता था। एंड वो सिनोनिम्स विथ, और ये चीज़ जो है सिनोनिम्स होता था, पर्याय होता था विथ रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, महिलाओं के प्रति सम्मान का और सुरक्षा का। एक क्लियर सोशल ऑर्डर एग्जिस्टेड, अतीत में जो है एक सोशल ऑर्डर था, इट मीन समाज में कहीं ना कहीं शांति थी, मतलब एक रूल्स को फॉलो किया जा रहा था। फॉर ब्रुक, ब्रुक के लिए दिस आइडियलाइज्ड पास्ट रिप्रेजेंट ए यूरोप, और ये जो आइडियलाइज्ड पास्ट है, जैसे कि बताएं कि अतीत में क्या क्या था, तो वो जो आदर्शवादी पास्ट है ना, अतीत है, वो ऐसे यूरोप को रिप्रेजेंट करता है दैट वाज यूनाइटेड बाय शेयर्ड वैल्यूज, जो कि यूनाइटेड था, इट मीन्स एक साथ था, शेयर्ड वैल्यूज इट मीन्स साझा मूल्यों से। इन कॉन्ट्रास्ट, जस्ट इसके विपरीत, ब्रुक व्यू द न्यू एरा एज वन डोमिनेटेड बाय, ब्रुक जो है न्यू एरा को इस तरीके से देखते हैं जिसमें कि हावी है द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम ऑनर एंड ट्रेडिशन, की अतीत में जो है फोकस था वो ऑनर, सम्मान और ट्रेडिशन पे था, लेकिन जो प्रेजेंट एरा है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद का एरा है ना, उसमें क्या हुआ है ना, फोकस जो है शिफ्ट कर गया है, बदल गया है, चेंज हो गया है, कि अब फोकस जो है रीजन एंड लॉजिक पे आ गया है। द परस्यूट ऑफ मटेरियल वेल्थ एंड इफिशियंसी बिकेम पैरामाउंट, इट मीन्स भौतिक संपदा और दक्षता की खोज जो है वो सर्वोपरि हो गई, इट मीन्स मटेरियल चीज़ों का, इट मीन्स मटेरियलिज्म का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। ब्रुक बिलीव दैट, ब्रुक ऐसा मानते हैं कि दिस न्यू एरा एम्फेसाइजेज ऑन रीजन एंड प्रैक्टिकलिटी, की ये जो न्यू एरा है ना वो एम्फेसाइज इट मीन्स फोकस करता है, जोर देता है रीजन इट मीन्स तर्क पे, प्रैक्टिकलिटी इट मीन्स प्रैक्टिकल हो गया है काफ़ी ज़्यादा, एंड हैड लेड टू ए मॉरल एंड स्पिरिचुअल डिक्लाइन, और इस वजह से क्या होगा ना, ये हम लोग को मॉरल इट मीन्स नैतिक और स्पिरिचुअल इट मीन्स आध्यात्मिक डिक्लाइन की तरफ ले जा रहा है। मतलब जो न्यू एरा है वो रीजन और प्रैक्टिकलिटी पे बेस, इससे हम लोग मॉरल और स्पिरिचुअल डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट मीन्स जो फ्रांसीसी क्रांति है, इन हिज आइज, उनके दृष्टिकोण से, वॉज द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिक्लाइन, उनके अनुसार जो है फ्रांसीसी क्रांति जो है ना, इस गिरावट का, इस डिक्लाइन का एक अंतिम इवेंट था, एक अंतिम घटना थी। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है प्रोज डाउन द एजेस वाला एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट जो है हम लोग द ओल्ड मैन एंड द सी से इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सजेशन में हम 3 बताए हुए थे इंपॉर्टेंट, द ओल्ड मैन एंड द सी से, तो तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो लाइन स्टार्ट है वो बट थैंक गॉड करके शुरू है।
दे आर नोट। तो ये इस तरीके से लाइन है, तो समझ जाना कि ये लाइन जो है द ओल्ड मैन एंड द सी से लिया गया, बस इतना ही याद रखना है। बट थैंक गॉड ये लाइन आए, समझ जाओ कि द ओल्ड मैन एंड द सी से लिया गया है। तो इसमें जो रेफरेंस वाला सेक्शन है इस तरीके से लिखना है, जो कि सारे एक्सप्लेनेशन के लिए सेम रहने वाला है। कोई भी एक्सप्लेनेशन द ओल्ड मैन एंड द सी से आ जाए, आपको थोड़ा सा भी समझ आए कि ये द ओल्ड मैन एंड द सी से, तो उसमें रेफरेंस वाला सेक्शन ये यूज़ कर सकते हो आप। दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंगवेज नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी, कि ये जो पंक्तियाँ ली गई है अर्नेस्ट हेमिंगवे के नॉवेल द ओल्ड मैन एंड द सी से ली गई है। इट वॉज रिटन इन 1951, कि इसको लिखा गया था 1951 में, एंड पब्लिश इन 1952 में पब्लिश करवाया गया। द नॉवेल इज अबाउट एन ओल्ड फिशरमैन सैंटियागो, और ये जो नॉवेल है एक बूढ़े फिशरमैन सैंटियागो के बारे में है। वो फेल टू कैच एनी फिश, जो कि फेल हो जाता है, असफल होता है कोई भी फिश पकड़ने में, फॉर द लास्ट 84 डेज से। इट मेनली शोज अस द बॉन्ड बिटवीन मैन एंड नेचर, और ये जो नॉवेल है ये जो है ना मेनली मैन और नेचर के बीच जो संबंध होता है ना उसको दिखाता है, उसको एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो रेफरेंस वाला सेक्शन हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन डिस्कस करते हैं। कॉन्टेक्स्ट में है द ओल्ड फिशरमैन सैंटियागो यूजेस दिस लाइन्स आफ्टर ए लॉट्स ऑफ स्ट्रगल विथ मार्लिन एंड अदर डॉल्फिन्स। जो बूढ़ा फिशरमैन सैंटियागो है ना, वो इन पंक्तियों को यूज़ करता है जब वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर चुका होता है मार्लिन के साथ और दूसरे डॉल्फिन, दूसरी मछलियों का, जब बहुत टाइम तक वो कोशिश कर चुका है ना, होता है ना पकड़ने का, उसके बाद ये लाइन यूज़ करता है। मार्लिन इज़ मोर पावरफुल देन सैंटियागो, मार्लिन जो रहती है वो सैंटियागो से ज़्यादा पावरफुल रहती है। बट सैंटियागो यूजेस हिज इंटेलिजेंस फॉर किलिंग मार्लिन, लेकिन सैंटियागो जो अपने इंटेलिजेंस का, अपने बुद्धि का यूज़ करता है मार्लिन को मारने के लिए। दैट इज़ द रीजन, यही कारण है, इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि इंटेलिजेंस इज ग्रेटर देन फिजिकल स्ट्रेंथ, की इंटेलिजेंस जो होती है ना, बुद्धि जो होती है ना, वो फिजिकल स्ट्रेंथ इट मीन्स शारीरिक ताकत से बड़ी होती है, शारीरिक ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बुद्धि। नेक्स्ट जो सेक्शन आएगा एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आएगा। एक्सप्लेनेशन में लिखना है इन द नॉवेल में दिस लाइन्स हैड बीन सेड बाय सैंटियागो, ये लाइन्स जो, ये पंक्तियाँ जो है सैंटियागो के द्वारा कही गई थी या सैंटियागो के द्वारा यूज़ की गई थी, हम लोग कह सकते हैं। ही यूजेस दिस लाइन्स, वो इन लाइन्स का, इन पंक्तियों का यूज़ करते हैं फॉर मार्लिन के लिए। ऑन द 85th डे आफ्टर ए ग्रेट स्ट्रगल ही सक्सेड इन हार्पूनिंग 80 फुट फिश नेम्ड मार्लिन, मतलब 84 डे के लंबे स्ट्रगल के बाद 85th डे जो है वो सक्सेस होते हैं, सफलता पाते हैं एक 18 फुट की लंबी मछली मार्लिन का शिकार करने में। मार्लिन वॉज 2 फीट लॉन्गर देन हिज बोट, मार्लिन जो रहती है ना वो सैंटियागो के बोट से भी 2 फीट ज़्यादा बड़ी रहती है। ड्यूरिंग द स्ट्रगल विथ मार्लिन, और मार्लिन के साथ जब उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, सैंटियागो लेफ्ट हैंड क्रैम्प्ड, सैंटियागो का जो लेफ्ट हैंड रहता है ना पूरी तरह से क्रैम्प्ड, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से, मतलब होता है ना मोच आ जाता है उसमें। एंड हिज अदर हैंड वॉज ब्लीडिंग, और वहीं दूसरे हाथ से, राइट हैंड से उसके ना ब्लीडिंग होने लगता है, इट मीन्स खून निकलने लगता है। इफ सैंटियागो हैड नॉट बीन इंटेलिजेंट, कि अगर सैंटियागो जो है इंटेलिजेंट नहीं होता, उसके पास बुद्धि नहीं होती, हु वुड नेवर बी एबल टू हंट मार्लिन, तो वो ना कभी सक्सेस नहीं हो पाता, कभी सफलता नहीं मिल पाती उसको मार्लिन का शिकार करने में, क्योंकि मार्लिन बहुत बड़ी मछली थी। ठीक है, तो ये पहला वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन जो कि द ओल्ड मैन एंड द सी से है, जिसको कि हमें इंपॉर्टेंट बताया है सजेशन से, वो इस तरीके से शुरू है, फिश आई लव यू। तो फिश आ गया तो आप समझ जाओ कि ये द ओल्ड मैन एंड द सी से लिया गया है, उसी में फिश के बारे में है। तो सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन आता है। रेफरेंस वाला सेक्शन हम बता दिए सेम एज प्रीवियस एक्सप्लेनेशन, तो जो सबसे पहला एक्सप्लेनेशन था ये वाला, सेम ये रेफरेंस वाला सेक्शन आप यूज़ करना है जितना कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए द ओल्ड मैन एंड द सी से। तो अब नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आता है। कॉन्टेक्स्ट में लिखना है दिस लाइन सेड बाय सैंटियागो इन द नॉवेल, की ये जो लाइन्स है ना कही गई थी सैंटियागो के द्वारा नॉवेल में। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि ही लव्स एंड रिस्पेक्ट द फिश, कि वो फिश की रिस्पेक्ट करते हैं, फिश से प्यार करते हैं वेरी मच, बहुत ज़्यादा। बट दैट ही विल किल हिम बिफोर द डे इज ओवर, लेकिन उनको फिर भी फिश का शिकार करना होगा, फिश को मारना होगा दिन खत्म होने से पहले। दिस लाइन शोज पेशेंस एंड करेज ऑफ द ओल्ड फिशरमैन, और ये जो पंक्तियां हैं ना वो ओल्ड फिशरमैन इट मीन्स बूढ़े फिशरमैन के करेज इट मीन्स साहस को, और पेशेंस इट मीन्स धैर्य को दिखाती है। व्हेन ही स्ट्रगल विद द फिश, जब वो स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था मछलियों के साथ, इट मीन्स मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है एक्सप्लेनेशन वाला होगा। एक्सप्लेनेशन में है सैंटियागो हैज बीन एंगेज्ड इन एग्जॉस्टिंग बैटल विद जायंट मार्लिन फॉर 3 days। सैंटियागो जो है एंगेज्ड है एग्जॉस्टिंग बैटल, इट मीन्स हो जाता है थका देने वाले बैटल में उस बड़े से मार्लिन के साथ पिछले 3 दिन से। ही एक्सपीरियंस एक्सट्रीम पेन एंड हंगर बट ही रिफ्यूजेस टू गिव अप, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा पेन, दर्द का अनुभव करता है, भूख का भी अनुभव करता है, लेकिन वो गिव अप करने से, हार मानने से मना कर देता है। सैंटियागो सीज मार्लिन एज ए नोबल एंड डिग्निफाइड क्रिएचर। अब सैंटियागो जो है मार्लिन को एक नोबल इट मीन्स महान और डिग्निफाइड इट मीन्स प्रतिष्ठित क्रिएचर के रूप में देखता है, इट मीन्स रिस्पेक्ट करता है मार्लिन की।
डिस्पाइट हिज रिस्पेक्ट, और उस रिस्पेक्ट के बावजूद, फॉर द मार्लिन, मतलब मार्लिन के लिए उसके अंदर जो रिस्पेक्ट है, उस रिस्पेक्ट के बावजूद, सेंटियागो इज ए फिशरमैन, सेंटियागो एक मछुआरा है, हुज सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन कैचिंग फिश, जिसका कि सर्वाइवल इट मीन जीविका डिपेंड करती है मछली पकड़ने पे. द स्ट्रगल टू किल मार्लिन इज बोथ ए नेसेसिटी फॉर हिज लाइवलीहुड एंड ए टेस्टमेंट टू हिज स्किल एंड प्रिजर्वेंस. तो जो स्ट्रगल कर रहा है मार्लिन को मारने के लिए, जो संघर्ष कर रहा है ना, वो जरूरी है दोनों के लिए, उसके लाइवलीहुड के लिए भी, उसकी जीविका के लिए भी, और साथ ही साथ ये प्रूव करने के लिए भी कि वो एक अच्छा मछुआरा है, एक कुशल मछुआरा है. ठीक है, उसकी दृढ़ता का प्रमाण भी है, उसकी कुशलता का प्रमाण भी है मार्लिन को पकड़ना. द एक्ट ऑफ किलिंग द मार्लिन, और ये जो क्रिया है मार्लिन को मारने की, रिप्रेजेंट्स द नेचुरल ऑर्डर, वो एक प्राकृतिक ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है ऑफ लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के, कि इंसान जो है खुद की आजीविका के लिए दूसरे जीवों का शिकार करता है. ये दिखाता है, एक नेचुरल ऑर्डर दिखाता है. दिस लाइन्स एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, और ये लाइन जो है एक कॉम्प्लेक्स इट मीन्स जटिल रिलेशनशिप संबंध को भी दर्शाती है जो कि मानव और नेचर के बीच, इट मीन्स प्रकृति के बीच होता है. सेंटियागोज स्ट्रगल विद द मार्लिन, सेंटियागो का जो स्ट्रगल रहता है, संघर्ष रहता है मार्लिन के साथ, सिंबलाइज द ह्यूमन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, वो एक प्रतीक है कि किस तरह से इंसान जो है, ह्यूमन जो है, इट मीन्स मानव जो है, स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी आजीविका के लिए. तो द ओल्ड मैन एंड द सी से सेकेंड एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया. अब हम लोग द ओल्ड मैन एंड द सी से थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होगा. थर्ड एक्सप्लेनेशन जो है द ओल्ड मैन एंड द सी से इस तरीके से शुरू है. देन द फिश कैम अलाइव. ठीक है, तो रेफरेंस वाला सेक्शन पहले ही बता दिया कि सबका सेम रखना है आपको. नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आएगा. कॉन्टेक्स्ट में लिखना है सेंटियागो एंड ओल्ड एंड एक्सपीरियंस फिशरमैन. सेंटियागो जो कि एक बूढ़ा और एक्सपीरियंस्ड, इट मीन्स काफ़ी अनुभवी फिशरमैन, मछुआरा रहता है, हैज़ गॉन 84 डेज विदाउट कैचिंग ए फिश. उसका 84 डेज बीत गया बिना किसी मछली को पकड़े हुए, बिना किसी मछली का शिकार किए हुए. ऑन द 85th डे, और वही 85th डे जो है, ही हुक्स ए जायंट मार्लिन, वो बड़ी से मार्लिन को हुक कर लेता है, इट मीन्स फंसा लेता है, फार आउट इन गल्फ स्ट्रीम, वो भी गल्फ की धारा में बहुत दूर जाकर. द बैटल बिटवीन सेंटियागो एंड मार्लिन लास्ट फॉर 3 days एंड नाइट. मार्लिन और सेंटियागो के बीच जो स्ट्रगल चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था ना, बैटल, वो 3 दिन और 3 रात तक चलता है. सिंबलाइजिंग द स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड नेचर, जो कि सिंबलाइजिंग इट मीन्स प्रतीक है संघर्ष का, जो कि मैन और नेचर के बीच देखने को मिलता है, इट मीन्स मानव और प्रकृति के बीच देखने को मिलता है. डिटर्मिनेशन का प्रतीक है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं संकल्प, दृढ़ संकल्प का प्रतीक है. एंड फाइट फॉर सर्वाइवल, और कैसे सर्वाइवल के लिए, अपनी आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए फाइट करना पड़ता है ना, उस चीज़ का भी वो जो बैटल है 3 दिन का और 3 रात का, वो प्रतीक है. ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन आएगा एक्सप्लेनेशन वाला. एक्सप्लेनेशन में लिखना है द लाइन्स डिस्क्राइब्स द मोमेंट व्हेन द मार्लिन इन ए फाइनल डिस्प्ले ऑफ स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी लीप्स आउट ऑफ द वाटर. ये जो पंक्तियां है ना, वो उस मोमेंट को डिस्क्राइब करती है जब वो बड़ी सी मछली जो है ना मार्लिन, वो फाइनल डिस्प्ले, इट मीन्स अपना ताकत की प्रदर्शन के लिए, अपने वाइटलिटी के प्रदर्शन के लिए ना अपना अंतिम प्रदर्शन करती है और लीप्स आउट, और पानी में छलांग लगाती है. तो उस मोमेंट पे ये लाइन ना यूज़ किया गया था. डिस्पाइट बींग ऑन द ब्रिंक ऑफ डेथ, इट मीन्स मृत्यु के कगार पर होने के बावजूद, ड्यू टू द एग्जॉस्टिंग स्ट्रगल विद सेंटियागो, क्योंकि मछली भी जो है काफ़ी टाइम से एग्जॉस्टिंग, इट मीन्स थका देने वाला स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी सेंटियागो फिशरमैन के साथ, तो वो भी मरने की कगार पे है. तो उस मरने की कगार पे होने के बावजूद द फिश एग्जिबिट्स ए मैग्निफिसेंट एंड पावरफुल, जो फिश है ना, मछली जो है, एक शानदार और शक्तिशाली प्रदर्शन करती है. सेंटियागोज एडमायरेशन फॉर द मार्लिन्स, और जो सेंटियागो एडमायरेशन, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो वो तारीफ करता है, प्रशंसा करता है मार्लिन के ब्यूटी की, पावर की, रिफ्लेक्ट हिज डीप रिस्पेक्ट फॉर नेचर, वो दिखाता है कि किस तरीके से जो सेंटियागो है ना, रिस्पेक्ट करता है, सम्मान करता है नेचर का, इट मीन्स प्रकृति का. द फिश लिप इज ए पॉइनेंटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रगल एंड सफरिंग, और वो जो फिश का लिप रहता है, इट मीन्स फिश का जो छलांग रहता है ना, वो पॉइनेंटली, इट मीन्स बड़े ही सैड तरीके से रिप्रेजेंट करता है स्ट्रगल को, इट मीन्स संघर्ष को, सफरिंग को, इट मीन्स कष्ट को, एक्सपीरियंस बाय बोथ द मार्लिन एंड सेंटियागो, जो कि दोनों के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा रहा था, मार्लिन के द्वारा भी और सेंटियागो, दोनों इस सफरिंग का, इट मीन्स कष्ट का, और स्ट्रगल, इट मीन्स संघर्ष का अनुभव कर रहे थे. दस इस प्रकार थ्रू एबव मेंशन्ड लाइन, ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए, थीम्स ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का विषय, स्ट्रगल का विषय, इट मीन्स संघर्ष का विषय, मोर्टैलिटी, इट मीन्स नैतिकता का विषय, एंड बिटर स्वीट नेचर ऑफ विक्ट्री, साथ ही साथ जो जीत की एक कड़वी मीठी प्रकृति होती है ना, आर पॉइनेंटली इलिस्ट्रेटेड, उसको बड़े ही पॉइनेंटली, इट मीन्स सैडनेस के साथ इलिस्ट्रेट करने की, इट मीन्स चित्रित करने की कोशिश की गई है. उस चीज़ को चित्रित किया गया, मतलब सारी चीज़ को, रिस्पेक्ट को भी दिखाया गया, संघर्ष भी दिखाया गया, मोर्टैलिटी, इट मीन्स नैतिकता भी दिखाई गई है, साथ ही एक जो कड़वा मीठा प्रकृति होता है जीत का, उसको भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है. ठीक है, तो ये द ओल्ड मैन एंड द सी से एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया. नेक्स्ट जो है
हम लोग 3 एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस का। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जो हम प्राइड एंड प्रेजुडिस का इंपॉर्टेंट बताए हैं वो इस तरीके से शुरू हुआ है, सी इज़ टॉलरेबल। तो इस तरीके से लाइन आएगा तो आप समझ जाना कि ये लाइन जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है। इसमें जो रेफरेंस वाला सेक्शन लिखना है जो कि सारे प्राइड एंड प्रेजुडिस के एक्सप्लेनेशन के लिए सेम रहने वाला है, वो इस तरीके से शुरू है, दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम जेन ऑस्टिन फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस की। जो पंक्तियां ली गई है जेन ऑस्टिन के फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस से ली गई है। इट इज़ ए रोमांटिक नॉवेल, ये एक रोमांटिक नॉवेल है एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1813। इसको पहली बार जो पब्लिश करवाया गया 1813 में करवाया गया। इट इज़ ए स्टोरी इन विच ऑस्टिन फोकसेज ऑन फैमिली। ये कहानी जिसमें कि जेन ऑस्टिन जो ऑथर है ना वो फोकस करती है, ध्यान केंद्रित करती है फैमिली, इट मीन्स परिवार पे, वेल्थ धन पे, सोशल क्लास इट मीन्स हो जाता है एक सामाजिक वर्ग पे, रेपुटेशन इट मीन्स प्रतिष्ठा पे, लव इट मीन्स प्यार पे एंड मैरिज पे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आएगा। कॉन्टेक्स्ट में है थ्रू एबव मेंशन्ड लाइन, ऊपर मेंशन किए गए लाइंस के जरिए ऑस्टिन शोज अ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड। ऑस्टिन जो ऑथर है वो हम लोग को 19th सेंचुरी के इंग्लैंड का एक सामाजिक संरचना दिखाती है कि उस समय का जो समाज होता था ना, जो सोसाइटी होती थी वो कैसी होती थी, वो दिखाने का कोशिश की हुई है। इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड में वुमेन वे आर नॉट इक्वली ट्रीटेड टू मेन। वुमेन को जो है बिल्कुल आदमियों के इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता था, बराबर नहीं ट्रीट किया जाता था। वुमेन वे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मेन। जो औरतें होती थी 19th सेंचुरी इंग्लैंड में वो पूरी तरह से डिपेंड होती थी मेन पे, पुरुषों पे। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आएगा। एक्सप्लेनेशन में लिखना है इन द नॉवेल, इस नॉवेल में दिस लाइन्स हैव बीन सेड बाय फिट्जविलियम डार्सी की। ये जो लाइन्स कहा गया था ना फिट्जविलियम डार्सी के द्वारा कहा गया था एट द बॉल पार्टी, जब वो एक बॉल पार्टी में था। दिस लाइन्स आर रिएक्शन ऑफ डार्सी। ये जो लाइन है ना वो रिएक्शन इट मीन्स प्रतिक्रिया रहती है डार्सी की टू बिंगले सजेशन दैट, जो कि बिंगले एक सुझाव देता है डार्सी को ना, तो उसी के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो डार्सी है ये लाइन यूज करता है दैट द ही कैन डांस विथ एलिजाबेथ इन बॉल पार्टी। वो सजेशन क्या रहता है कि वो बॉल पार्टी में ना एलिजाबेथ के साथ डांस कर सकता है, इट मीन्स नृत्य कर सकता है, डांस कर सकता है। ये चीज़ कौन, बिंगले बोलता है डार्सी को कि तुम जाओ एलिजाबेथ के साथ डांस करो जो पार्टी है। डार्सी सीज द पीपल ऑफ मैरिटन एज सोशल इन्फीरियर्स। डार्सी जो है ना, मैरिटन एक जगह का नाम है जो कि नॉवेल में यूज किया गया है, तो मैरिटन के लोगों को ना सोशल इन्फीरियर्स के रूप में देखता है, मीन सामाजिक रूप से होता है ना, नीच वर्ग के लोगों के रूप में देखता है। सो ही रिफ्यूजेस टू डांसिंग विद समवन नॉट हैंडसम इनफ फॉर हिम। इस वजह से वो मना कर देता है एलिजाबेथ के साथ डांस करने से, जो कि उसके लिए इनफ इट मीन्स काफ़ी हैंडसम ना हो, मतलब उसके लेवल का ना हो, सोशली सामाजिक स्तर पे उसके लेवल का ना हो, इस वजह से। डार्सी सेंस ऑफ सोशल सुपीरियोरिटी, और डार्सी का जो एक होता है ना वो वाला बोध कि समाज में वो मतलब सुपीरियोरिटी इट मीन्स उसको उच्च क्लास से वो बिलोंग करता है, तो वो जो बोध है डार्सी का आर्टफुल्ली एक्सपोज्ड इन दिस कमेंट, वो बड़े आर्टफुल्ली इट मीन्स बड़े कलात्मक तरीके से एक्सपोज्ड किया गया, उजागर किया गया इस कमेंट में, इन लाइंस में हम लोग कह सकते हैं। लेटर प्रूव्स हिज चीफ डिफिकल्टी, और बाद में यही चीज़ जो है कि उसको लगता है उसका समाज में ऊंचा स्थान है, मतलब वो सुपीरियर फील करते हैं, तो यही चीज़ जो है ना बाद में उसके मुख्य डिफिकल्टी का कारण बनती है, कठिनाई का कारण बनता है। इन एडमिटिंग हिज लव फॉर एलिजाबेथ, जब वो एलिजाबेथ के लिए अपना प्रेम स्वीकारता है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे डिफिकल्टी वाला कारण बन जाता है ये चीज़ कि वो खुद को एक टाइम सुपीरियर मानता था सामाजिक स्तर पर। द रूडनेस विथ विच डार्सी ट्रीट्स एलिजाबेथ, और जिस रूडनेस के साथ वो ट्रीट करता है, व्यवहार करता है एलिजाबेथ के साथ, क्रिएट्स ए निगेटिव इंप्रेशन ऑफ हिम इन हर माइंड। तो ये चीज़ ना एलिजाबेथ के माइंड में डार्सी का एक निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर देता है, मतलब होता है ना कि वो एलिजाबेथ नहीं सोचती कि डार्सी कोई अच्छा लड़का होगा। वन दैट विल लिंगर फॉर नियरली हाफ ऑफ द प्ले, और यही निगेटिव इंप्रेशन जो डार्सी का है ना वो लगभग प्ले के हाफ तक, इट मीन्स प्ले जब आधा खत्म हो जाता है ना तब तक एलिजाबेथ के माइंड में बना रहता है डार्सी का ये नेगेटिव इंप्रेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया प्राइड एंड प्रेजुडिस का। सेकेंड जो एक्सप्लेनेशन है वो शुरू होगा आई होप आई नेवर लाफ एट एनीथिंग करके, तो आप समझ जाना ये लाइन जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है। तो रेफरेंस वाला सेक्शन सेम रखना है जो कि अभी हम बताए थे, जो रेफरेंस वाला सेक्शन है बिल्कुल सेम यहाँ भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट जो आएगा कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आएगा। कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन जो है हर लाइन के लिए अलग अलग होता है, तो कॉन्टेक्स्ट में लिखना है दिस लाइन्स हैव बीन यूज्ड बाय एलिजाबेथ बेनेट, की ये जो पंक्तियाँ यूज़ की गई है एलिजाबेथ बेनेट के द्वारा की गई है ड्यूरिंग द विजिट टू द नेदरफील्ड, जब वो विजिट करने जाती है नेदरफील्ड। नेदरफील्ड फिर से एक जगह का नाम है जो कि नॉवल में यूज़ किया गया था। वेयर एलिजाबेथ इज अटेंडिंग टू हर अलाइंग सिस्टर जेन, जहाँ पे वो अपनी बीमार सिस्टर जेन से मिलने के लिए गई हुई होती है, उसके देखभाल के लिए गई हुई होती है ना, तो वहीं पे एलिजाबेथ बेनेट जो है ये लाइन यूज़ करती है। एलिजाबेथ इंगेजेस इन ए कन्वर्सेशन विथ मिस्टर डार्सी एंड मिस बिंगले, एलिजाबेथ जो है वहाँ पे कन्वर्सेशन मीन्स
बातचीत करती है मिस्टर डर्सी के साथ और मिस बिंगले के साथ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एकम्प्लिस्ड वुमेन, कि एक एकम्प्लिस्ड वुमेन जो होती है ना, एक कुशल औरत होती है, एक जो निपुण औरत होती है ना, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी क्या विशेषता होती है। तो इस चीज़ के बारे में जब बात करती है ना, तो उसी टाइम एलिजाबेथ जो है ये पंक्तियाँ यूज़ करती है। मिस बिंगले अटेम्प्ट्स टू इम्प्रेस मिस्टर डर्सी, मिस बिंगले जो है ना वो कोशिश करती है मिस्टर डर्सी को इम्प्रेस करने का, इट मीन्स लुभाने का। वाइल एलिजाबेथ, जबकि जो एलिजाबेथ है विथ हर विट एंड चार्म, अपने विट इट मीन्स बुद्धि और चार्म से प्रोवाइड्स ए काउंटर पॉइंट टू मिस बिंगले, वो मिस बिंगले का काउंटर पॉइंट इट मीन्स जवाबी बिंदु प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन में है थ्रू अबव मेंशन्ड लाइन, ऊपर मेंशन की गई लाइंस के जरिए एलिजाबेथ एक्सप्रेसेस हर जेन्युइन एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमर एंड लाफ्टर, एलिजाबेथ जो है अपना जेन्युइन, और एक होता है ना किस तरीके से इंजॉय करती है वो लाफ्टर को, हास्य को, तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है एलिजाबेथ। दिस हाईलाइट्स हर लाइवली एंड प्लेफुल नेचर, ये जो पंक्तियाँ उसके प्लेफुल नेचर को, लाइवली नेचर को दिखाता है, उजागर करता है। विच कॉन्ट्रास्ट विथ मोर जजमेंटल एटीट्यूड ऑफ अदर्स, जो बिल्कुल विपरीत रहता है दूसरों के जजमेंटल एटीट्यूड से अराउंड हर, जो कि आसपास उसके दूसरे लोग रहते हैं ना, तो उनका जो जजमेंटल एटीट्यूड रहता है ना, बिल्कुल उसके विपरीत एलिजाबेथ का नेचर रहता है। पार्टिकुलरली मिस्टर डर्सी, और विशेष रूप से मिस्टर डर्सी के विपरीत रहता है एलिजाबेथ का नेचर। सी मेक्स इट क्लियर दैट, वो ये चीज़ बिल्कुल साफ कर देती है, साफ बता देती है कि सी नेवर मॉक्स वॉट इज ट्रूली वाइज और गुड, वो बताती है कि वो कभी भी उन चीज़ों का मजाक नहीं बनाती जो वाइज हो और गुड हो, अच्छा हो। दिस रिवील्स हर मॉरल इंटीग्रिटी, और यही चीज़ जो है उसकी मॉरल इंटीग्रिटी मीन्स नैतिक अखंडता को रिवील करती है, प्रकट करती है। एंड रिस्पेक्ट फॉर जेन्युइन वर्च्यू, साथ ही साथ उसके रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, कैसे वो जेन्युइन जो वास्तविक वर्च्यू होता है, गुण होता है, उसका रिस्पेक्ट करती है। ये चीज़ दिखाती है ये जो पंक्तियाँ हैं। दिस लाइन्स ऑल्सो सर्व्स टू कॉन्ट्रास्ट एलिजाबेथ विथ अदर कैरेक्टर्स, और ये जो पंक्तियाँ हैं ना एक मतलब कॉन्ट्रास्ट भी दिखाती कैसे जो एलिजाबेथ है ना दूसरे कैरेक्टर्स से भिन्न है, अलग है, विपरीत है, सच है जैसे कि मिस बिंगले से एंड लेडी कैथरीन डी बॉग से, हु ऑफ रिडिक्यूल अदर्स, जो कि प्रायः जो है दूसरों का मजाक बनाती रहती है, टू एलिवेट देमसेल्फ, खुद को महान बताने के लिए, खुद को ऊंचा उठाने के लिए। तो उन सारे कैरेक्टर से ना एलिजाबेथ को अलग रिप्रेजेंट किया गया है, अलग दिखाया गया है। दस दिस लाइन्स इनकैप्सुलेट एलिजाबेथ बेनेट्स चीयरफुल एंड डिसर्निंग नेचर, इस प्रकार ये जो पंक्तियां हैं ना वो एलिजाबेथ के हंसमुख और विवेकशील स्वभाव को दर्शाती है, या हम लोग बोल सकते हैं रिवील करती है, इट मीन्स प्रकट करती है या चित्रित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्राइज एंड प्रेजुडिस का सेकंड एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया। अब सबसे आखिरी एक्सप्लेनेशन बचा प्राइज एंड प्रेजुडिस से, जो कि हैप्पीनेस इन मैरिज करके शुरू होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, हैप्पीनेस से दो एक्सप्लेनेशन शुरू है, एक हैप्पीनेस इन मैरिज आ जाए तो वो प्राइज एंड प्रेजुडिस से, और वहीं दूसरा हैप्पीनेस इन लाइफ आ जाए तो वो द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से लिया गया। ये चीज ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, हैप्पीनेस को देख के सिर्फ प्राइज एंड प्रेजुडिस कर दीजिएगा। मैरिज में हैप्पीनेस की बात की जाए तो वो प्राइज एंड प्रेजुडिस से, और लाइफ में हैप्पीनेस की बात की जाए तो वो द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से लिया गया है। ठीक है, तो अब आखिरी का 3 एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है, जिसमें कि हम एक प्राइड एंड प्रेजुडिस से डिस्कस करेंगे और 2 मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिफरेंस वाला सेक्शन, तो सेम रहेगा रेफरेंस वाला सेक्शन पहले वाले एक्सप्लेनेशन के ही। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन है, कॉन्टेक्स्ट में आएगा इन द नॉवेल, उपन्यास में दिस लाइन्स हैव बीन यूज्ड ड्यूरिंग ए डिस्कशन, ये जो पंक्तियां यूज की गई थी एक डिस्कशन, एक बातचीत के दौरान यूज की गई थी, बिटवीन एलिजाबेथ बेनेट एंड हर फ्रेंड चार्लोट ल्यूकस, मतलब एलिजाबेथ बेनेट और चार्लोट ल्यूकस जो कि एलिजाबेथ बेनेट की फ्रेंड है, दोनों बात कर रहे थे तभी ये लाइन यूज़ किया गया था। अबाउट द पोटेंशियल मैरिज ऑफ जेन बेनेट एंड मिस्टर बिंगले, ये दोनों बात कर रहे थे जेन बेनेट और मिस्टर बिंगले के संभावित विवाह के बारे में। द टॉपिक शिफ्ट टू द नेचर ऑफ हैप्पीनेस इन मैरिज, और यही बातचीत जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है, इट मीन्स इसका जो है विषय बदल जाता है कि वो लोग फिर बात करने लगते हैं कि शादी में जो खुशी होता है वो कितना इंपॉर्टेंस होता है, कैसे आता है, इस सब टॉपिक पे बात करने लगते हैं। वेयर चार्लोट एक्सप्रेसेस हर प्रैग्मेटिक व्यूज ऑन द सब्जेक्ट, और इसी समय जो है चार्लोट अपना प्रैग्मेटिक व्यूज, इट मीन्स एक हम लोग बोल सकते हैं प्रैक्टिकल दृष्टिकोण एक्सप्रेस करती है इस सब्जेक्ट पे कि वो शादी में खुशी को लेके क्या सोचती है, क्या थॉट रखती है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन हो गया। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन है, एक्सप्लेनेशन में है दिस लाइन रिफ्लेक्ट्स चार्लोट ल्यूकस पर्सपेक्टिव ऑन मैरिज, ये जो पंक्तियां हैं वो रिफ्लेक्ट करती है, उजागर करती है कि चार्लोट ल्यूकस जो है वो शादी को लेके
क्या दृष्टिकोण रखती है, क्या सोचती है। चार्लोट एजर्ट्स दैट, चार्लोट बताती है कि द सक्सेस ऑफ मैरिज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड और कंट्रोल्ड, मतलब शादी कितनी सफल होगी ना, उस चीज़ के बारे में ना तो प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ना ही उसको नियंत्रित किया जा सकता है कि आगे जाके शादी में क्या होना है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स, वो बताती है कि जो शादी होता है वो अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स से प्रभावित होता है जिसके बारे में नहीं बताया जा सके पहले से। एंड लक, और साथ ही साथ लक से भी प्रभावित होता है। नोइंग ईच अदर्स कैरेक्टर, एक दूसरे के कैरेक्टर को जानना, और हैविंग सिमिलर पर्सनैलिटीज, और बिल्कुल एक जैसी पर्सनैलिटीज होना, डज नॉट गारंटी हैप्पीनेस इन मैरिज। ये दोनों चीज़ें ना इस चीज़ का गारंटी नहीं देती है कि वो लोग शादी में भी खुश रहेंगे अगर वो दोनों की पर्सनैलिटी सेम है और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं तो। चार्लोट एडवाइसेस, चार्लोट जो है यहाँ सलाह देती है दैट इग्नोरेंस ऑफ ए पार्टनर फ्लॉज, कि अगर हम लोग अपने पार्टनर के फ्लॉज, इट मीन्स कमियों को इग्नोर करते हैं, माइट लीड टू ए मोर पीसफुल मैरिज, तो उससे क्या होगा ना, पीसफुल मैरिज होगा, इट मीन्स शांतिपूर्ण मैरिज होगा, शादी अच्छे से चलेगा अगर हम लोग अपने पार्टनर के साथी के कमियों को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं। चार्लोट व्यू पॉइंट इज, और चार्लोट का जो दृष्टिकोण है, कॉन्ट्रास्टेड विथ एलिजाबेथ मोर रोमांटिक एंड आइडियलिस्टिक अप्रोच, वो एलिजाबेथ के दृष्टिकोण से बिल्कुल विपरीत है, जो कि शादी को रोमांटिक वे में आइडियलिस्टिक अप्रोच रखती है शादी को लेके, इट मीन्स आदर्शवादी अप्रोच रखती है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ वैल्यूज लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो एलिजाबेथ है वो प्यार को इंपॉर्टेंस देती है शादी में, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि एक दूसरे का कितना रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देती है। एंड बिलीव्स दैट, ऐसा मानती है एलिजाबेथ कि ए गुड मैरिज शुड बी बेस्ड ऑन डीप पर्सनल कनेक्शन, कि एक अच्छा शादी जो होता है वो गहरे पर्सनल संबंध पे बेस्ड होता है। एंड कंपैटिबिलिटी इट मीन्स हो जाता है कितना एक दूसरे को समझते हैं, इन सारे चीजों पे बेस्ड होती है। चार्लोट हाउएवर, हालांकि जो चार्लोट है प्रेजेंट्स ए मच मोर प्रैक्टिकल एंड समवॉट सिनिकल व्यू ऑफ मैरिज, चार्लोट जो है कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल और सिनिकल, इट मीन्स नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है शादी को लेके, मतलब एक नकारात्मक और प्रैक्टिकल दृष्टिकोण प्रेजेंट करती है शादी को लेके। रिफ्लेक्टिंग द सोशल नॉर्म एंड प्रेशर, साथ ही साथ रिफ्लेक्ट करती है सोशल नॉर्म, इट मीन्स सामाजिक मानदंडों को, और प्रेशर इट मीन्स दबाव को ऑफ द विक्टोरियन पीरियड है। तो यहाँ पे जो है खत्म हो गया थर्ड एक्सप्लेनेशन प्राइड एंड प्रेजुडिस से। अब जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आएगा द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से। दो एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए हुए हैं द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से, जो कि हम सजेशन में बता रखे थे। फिर से ध्यान देना कि द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से जो एक्सप्लेनेशन आया हुआ है उसका लाइन शुरू है द हैप्पीनेस इन लाइफ करके। अगर बाय चांस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मैच किया या एक भी एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं मैच किया, ऐसा तो प्रोबेबली नहीं होगा, मतलब एक दो तो कंफर्म मैच करेगा, तो अगर नहीं मैच किया ना तो उस सिचुएशन में आपको एक्सप्लेनेशन छोड़ना नहीं है, रेफरेंस वाला सेक्शन तो लिखना ही है। रेफरेंस के बाद कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वाले सेक्शन में ना आप जो याद करके गए हो ना उसी को बना के लिखने की कोशिश करो, बस आपको लाइन्स को पढ़ के समझ आ जाए कि ये किस बुक से लिया गया है एक्सप्लेनेशन, बस उस बुक का जो एक्सप्लेनेशन आप प्रिपेयर करके गए हो वही सेम टू सेम लिख देना, छोड़ना मत। छोड़ने से पूरी तरह नंबर कम हो जाएगा, बट अगर कुछ लिख देते हो अच्छे से हेडिंग रेफरेंस डाल के, कि अगर आपको समझ आ गया कि किस बुक से लिया गया है तो उसका रेफरेंस वाला सेक्शन डालोगे, कॉन्टेक्स्ट डालोगे और एक्सप्लेनेशन लिखोगे ना, तो इस तरह से हेडिंग डाल के लिखोगे ना तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, बट छोड़ने से पूरी तरह से मार्क्स कम हो जाएगा, तो छोड़ना मत। और एग्जाम में जो आपको कॉपी मिलता है लगभग वो 32 पेज का होता है, तो अगर 32 पेज का कॉपी होता है तो आप कोशिश करना कि उसमें से 28 पेज से 30 पेज तक भरने की कोशिश करना, वो भी सही कंटेंट लिख के, कुछ भी लिख के भरोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। अब ऐसा नहीं करना कि एक लाइन में 3-4 वर्ड लिख के कॉपी भर रहे हैं, बट कोशिश करना कि 28 से 30 पेज आप 3 घंटे में लिख जाओ, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करना, लगभग 1 घंटे में आपको 10 पेज लिखना होगा, तभी वहाँ जाके 30 पेज लिख पाओगे आप 3 घंटे में, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो आपको क्वेश्चन आंसर याद है उसको लिख के। तो शुरू करते हैं। अगर इस तरीके का लाइन आ गया द हैप्पीनेस इन लाइफ करके, तो उसका रेफरेंस वाला सेक्शन आप कैसे लिखोगे, रेफरेंस में लिखोगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम थॉमस हार्डीज नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज की। ये जो पंक्तियाँ ली गई है थॉमस हार्डी के नॉवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से ली गई है। इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 1886, इसको 1886 में पब्लिश करवाया गया था। एंड इट इज़ अ स्टोरी ऑफ माइकल हेंचर्ड, और ये जो कहानी रहती है माइकल हेंचर्ड की कहानी रहती है स्किल्ड फार्म लेबर, जो कि एक कुशल फार्म का लेबर रहता है, हु इज़ इन ए ड्रंकन रेस, जो कि एक शराब के नशे में धुत होकर सेल्स हिज वाइफ एंड चाइल्ड टू ए सेलर, अपनी वाइफ को, इट मीन्स अपनी पत्नी को और बच्चे को बेच देता है शराब के नशे में धुत होकर। कौन? माइकल हेंचर्ड, जो कि इस नॉवल का प्रोटैगनिस्ट भी रहता है। दिस नॉवल प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ विक्टोरियन सोसाइटी, और ये नॉवल जो है ना कहीं विक्टोरियन समाज को रिप्रेजेंट करती है कि विक्टोरियन पीरियड के टाइम जो सोसाइटी होता था, जो समाज होता था वो कैसा होता था,
ठीक है, तो ये रेफरेंस वाला सेक्शन सबके लिए सेम रखना है, कोई भी एक्सप्लेनेशन आ जाए द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आएगा, कॉन्टेक्स्ट में लिखना है दिस लाइन रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल थीम ऑफ फेट। ये जो लाइन जो है ना, जो मेन थीम है, विषय है फेट, इट मीन्स भाग्य, सफरिंग इट मीन्स जो कष्ट या दुख होता है वो, एंड फ्लिटिंग नेचर ऑफ हैप्पीनेस इन द नॉवेल। और हैप्पीनेस का कितना फ्लिटिंग नेचर होता है, इट मीन्स कितने क्षण भंगुर होता है, खुशी जो होता है कितने कम टाइम के लिए होता है ना, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश गई है इन लाइन्स के थ्रू, इन पंक्तियों के थ्रू नॉवेल में। द प्रोटैगनिस्ट माइकल हेंचर्ड्स लाइफ इज मार्क्ड बाय ए सीरीज ऑफ ट्रेजिक इवेंट्स। जो प्रोटैगनिस्ट इट मीन्स जो मेन हीरो है नॉवेल का, माइकल हेंचर्ड, उसके लाइफ में ढेर सारे ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं, इट मीन्स दुखद घटनाएं होती है, एंड मिसफॉर्चून इट मीन्स बदकिस्मती भी, मतलब बुरा चीज़ भी उसके साथ बहुत कुछ होता है। दिस लाइन्स अंडरस्कोर द आइडिया दैट, और ये जो पंक्तियां है ना, वो इन विचारों को रेखांकित करती है दैट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस आर रेयर। किस लाइफ में जो होता है ना, हैप्पीनेस का जो मोमेंट होता है, खुशी का जो समय होता है ना, वो रेयर होता है, मतलब कभी कभी लाइफ में खुशियाँ आती है, एंड फ्लिटिंग, और जब खुशियाँ आती भी है तो वो फ्लिटिंग होती है, इसमें क्षण भंगुर होती है, थोड़े देर के लिए होती है। वाइल पेन एंड सफरिंग, जबकि जो दुख, दर्द, सफरिंग इट मीन्स कष्ट जो होता है, डोमिनेट द ह्यूमन एक्सपीरियंस, वो ह्यूमन एक्सपीरियंस या ह्यूमन लाइफ पे डोमिनेट इट मीन्स हावी होती है, मतलब लाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ये बताया गया इस नॉवेल के जरिए। और जो खुशी होता है वो कभी कभी आता है और थोड़ा टाइम के लिए आता है, क्षण भंगुर होता है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को अपने लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, इस स्टेटमेंट को। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आएगा, एक्सप्लेनेशन में लिखना है इन द नॉवेल में दिस लाइन्स कैन बी शीन एज ए कमेंट्री ऑन माइकल हेंचर्ड लाइफ। इन पंक्तियों को ऐसे देखा जा सकता है कि इन पंक्तियों के द्वारा ना माइकल हेंचर्ड के लाइफ पे ना कमेंट करने की, टिप्पणी देने की कोशिश की गई है। हेंचर्ड एक्सपीरियंस ब्रीफ मोमेंट्स ऑफ सक्सेस, हेंचर्ड के लाइफ में मतलब आता है सक्सेस, सफलता आती है थोड़े कम टाइम के लिए, एंड हैप्पीनेस भी आती है, सच एज जैसे कि व्हेन ही बिकम्स द मेयर, कि जब वो मेयर बनता है कास्टरब्रिज का तो वो खुश होता है, एंड व्हेन ही फाइंड्स लव, जब उसको प्यार मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, एंड इन द कम्युनिटी, अपने समुदाय में, तो वो इस टाइम बहुत खुश होता है, ठीक है। हाउएवर दिस मोमेंट्स आर ओवरशैडो बाय लॉन्गर पीरियड ऑफ पेन एंड हार्डशिप, हालांकि जो वो खुशियों वाला मोमेंट होता है ना, वो ओवरशैडो इट मीन्स कहीं ना कहीं ढक जाता है, कम हो जाता है लंबे टाइम के पेन वाले पीरियड से, कठिनाई वाले पीरियड से, क्योंकि लाइफ में उसके मोस्ट ऑफ दुख, दर्द और कठिनाई ही चल रहा होता है, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है हिज एलिनेशन फ्रॉम हिज लव्ड वंस, की वो कैसे दूर हो जाता है अपने लव्ड वन से जिनसे भी वो प्यार करता है, द लॉस ऑफ हिज वेल्थ एंड स्टेटस, अपना स्टेटस और धन खो देता है। हार्डीज पोर्ट्रेयल ऑफ हेंचर्ड लाइफ, और जिस तरीके से थॉमस हार्डी पोर्ट्रेट में चित्रित करते हैं हेंचर्ड की लाइफ को, इज ए स्टार्क रिमाइंडर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ फेट। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखाता है फेट का, कि होता है ना कि हम लोग भाग्य को, कि लाइफ कैसी होगी ये चीज़ पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्या पहले से नहीं बता सकते, एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन, और किसी के एक्शंस का क्या परिणाम होता है, कि अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम होगा ना, उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिमाइंड करवाने की कोशिश की गई है इन लाइन्स के जरिए। डिस्पाइट हेंचर्ड एफर्ट्स टू रिडीम हिमसेल्फ, मतलब हेंचर्ड एफर्ट भी करता है, कोशिश भी करता है रिडीम हिमसेल्फ मीन्स खुद को मुक्त कराने की, एंड फाइंड हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस ढूंढने की, हिज पास्ट मिस्टेक, लेकिन फिर भी जो उसका पास्ट मिस्टेक्स था, इट मीन्स जो पहले वो गलती कर रखा है अतीत में, एंड इनहेरेंट फ्लॉज इट मीन्स उसके में जो जन्मजात, इट मीन्स जन्म से उसके अंदर कुछ कमियां जो है, लीड टू हिज डाउनफॉल, तो ये सारी चीज़ें ना उसके डाउनफॉल का कारण बनती है, उसको पतन की ओर ले जाती है, उसके अंदर जो कमियां हैं और जो पास्ट में वो गलती कर रखा है, ठीक है। तो ये पहला वाला एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से। सेकेंड एक्सप्लेनेशन और इस वीडियो का सबसे आखिरी एक्सप्लेनेशन जो है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से, ही वॉज वंस माई फ्रेंड करके शुरू होगा, तो आप समझ जाना है कि ये द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से लिया गया है। सबसे पहले रेफरेंस वाला सेक्शन तो सेम पहले वाले एक्सप्लेनेशन की तरह लिखना है, सेम ऐसे ही लिखना है रेफरेंस वाला सेक्शन। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाला सेक्शन आएगा, कॉन्टेक्स्ट में लिखना है दिस लाइन्स आर स्पोकन बाय डोनाल्ड फारफ्रे इन द नॉवेल, की ये जो लाइन यूज किया गया था, कहा गया था ना, डोनाल्ड फारफ्रे के द्वारा कहा गया था उपन्यास में। फारफ्रे शोज हिज रिस्पेक्ट एंड लॉयल्टी टू हेंचर्ड, फारफ्रे ना कहीं अपना रिस्पेक्ट इट मीन्स आदर दिखाता और वफादारी दिखाता है हेंचर्ड को लेके, whom was once his friend, जो कि एक टाइम उसका फ्रेंड होता था, मतलब डोनाल्ड फारफ्रे का एक टाइम फ्रेंड था हेंचर्ड। हेंचर्ड वॉज envious ऑफ फारफ्रे सक्सेस, वहीं जो हेंचर्ड है ना वो काफ़ी ज़्यादा जेलस था, इट मीन्स ईर्ष्या करता था फारफ्रे की सक्सेस से, सफलता से, एंड बिगेन टू ट्रीट हिम एज एन एनिमी, और अपने एक एनिमी की तरह, इट मीन्स अपने शत्रु की तरह ट्रीट करने लगा था हेंचर्ड फारफ्रे को। बट फारफ्रे कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट हिम, लेकिन फारफ्रे जो है वो कंटिन्यू रखता है, मतलब रिस्पेक्ट करता रहता है हेंचर्ड की, बिकॉज ऑफ हाउ काइंड
हैंचर्ड वॉज वैन फारफ्रे वॉज न्यू इन टाउन, क्योंकि इस वजह से जो फारफ्रे हैंचर्ड का रिस्पेक्ट करता है कि हैंचर्ड जो है कितना ज़्यादा दयालु था जब फारफ्रे नया नया शहर में आया था। मतलब स्टार्टिंग में हैंचर्ड फारफ्रे को जॉब देता है जब वो नया नया शहर में आता है, तो इस वजह से जो फारफ्रे है ना वो लाइफ टाइम कोशिश करता है हैंचर्ड की रिस्पेक्ट करने की। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वाला सेक्शन आएगा। एक्सप्लेनेशन में लिखना है फारफ्रे रिफ्यूजल टू हार्म हैंचर्ड बिजनेस। फारफ्रे जैसे कि मना कर देता है कि वो हैंचर्ड के बिजनेस को हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रिफ्लेक्ट हिज लॉयल्टी एंड ग्रेटिट्यूड, ये चीज़ उसके लॉयल्टी इट मीन्स वफादारी को दिखाता है, और उसकी ग्रेटिट्यूड इट मीन्स उसकी कृतज्ञता इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं आभार को दिखाता है। डिस्पाइट हैंचर्ड लेटर हॉस्टिलिटी, कि हैंचर्ड के हॉस्टिलिटी के बावजूद, हैंचर्ड के विरोध शत्रुता के बावजूद, फारफ्रे रिमेंबर्स द इनिशियल काइंडनेस, फारफ्रे जो है याद रखता है शुरुआती काइंडनेस और इट मीन्स शुरुआती दयालुता को, एंड अपॉर्चुनिटी इट मीन्स शुरुआती अवसर को हैंचर्ड प्रोवाइडेड हिम, जो कि हैंचर्ड उसको दिया था, स्टार्टिंग में जॉब दिया था, उस पर दया किया था। फारफ्रे बिलीव्स इन फेयर कंपटीशन, फारफ्रे जो है यकीन करता है फेयर कंपटीशन में, एंड डज नॉट वांट टू सक्सेड, और इस तरह से सफलता पाना नहीं चाहता है, बाय अंडर डिमीनिंग अदर्स, की मतलब दूसरों को अंडर डिमीन करके इट मीन्स दूसरों को नीचा दिखा के जो फारफ्रे है वो सफलता नहीं पाना चाहता है। पार्टिकुलरली समवन हु कैन वंस सपोर्टेड हिम, और विशेष रूप से उसको नीचा दिखाकर, मतलब जो एक टाइम उसको सपोर्ट किया था। तो फारफ्रे जो है इस तरीके से नहीं चाहता कि लाइफ में वो इस तरीके से सफलता पाए कि जो एक टाइम उसको सपोर्ट किया, उसके साथ कंपटीशन करे, उसको नीचा दिखाए। दिस मूवमेंट ऑल्सो और कॉन्ट्रास्ट फारफ्रे कैरेक्टर विथ हैंचर्ड्स, ये जो मूवमेंट है वो एक अंतर को भी दिखाता है कि कितना ज़्यादा फारफ्रे और हैंचर्ड के कैरेक्टर उसमें डिफरेंस है, कैसे ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। हैंचर्ड ड्राइवन बाय प्राइड एंड इम्पल्सिवनेस, और हैंचर्ड जो है घमंड में आकर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इम्पल्सिवनेस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं आवेग में आकर, ऑफ मेक्स डिसीजन, हमेशा वो प्राय ऐसा डिसीजन ले लेता है जो कि उसके पतन का कारण बनती है। फारफ्रे ऑन द अदर हैंड, वहीं जो दूसरी तरफ फारफ्रे है ना, इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स एंड रैशनैलिटी, वो गाइडेड मीन्स सिद्धांतों और तर्कसंगता द्वारा निर्देशित है, विच कंट्रीब्यूटेड टू हिज सक्सेस, जो कि कहीं ना कहीं उसके सक्सेस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं। एंड द रिस्पेक्ट ही गार्नर्स फ्रॉम अदर्स, और साथ ही साथ जो रिस्पेक्ट उसको मिलती है दूसरों से, जो सम्मान मिलता है ना, उस चीज़ में भी योगदान देते हैं। ठीक है, तो खत्म हो गया यहाँ पे दूसरा वाला एक्सप्लेनेशन भी द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज से। तो पेपर 4 का जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है यहाँ पे खत्म होता है। फिर से हम आपको बता देते हैं कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।